तो अब यहाँ पर क्रीमी लेयर का सवाल है। तो क्रीमी लेयर के लिए क्या प्रावधान है? अब जैसे कि एसटी, एससी और ओबीसी को भी अगर आरक्षण दिया जाता है तो ये तो हम मान चुके हैं कि वो समानता के विरुद्ध बात नहीं है, क्योंकि वो हमारे समाज के दबे कुचले लोग हैं। लंबे टाइम से उनको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड नहीं हुई, जिसकी वजह से वो पीछे रह गए। तो लेकिन उन्हीं लोगों में एक बहुत बड़ी आबादी ऐसी भी है कि जिन लोगों के पास अच्छा धन संपदा है, पैसे हैं, रोजगार है, बिजनेसमैन है, वकील है, जज है, सिविल सर्वेंट है, डॉक्टर है, इंजीनियर है। तो क्या अगर आरक्षण पूरी एसटी एससी को अगर हम देते हैं या फिर ओबीसी को, तो उसमें सम्मिलित सारे लोग तो उसमें शामिल हो जाएंगे। ठीक है। तो इसके लिए एक क्रीमी लेयर का एक टॉपिक निकाला गया कि क्रीमी लेयर अगर इनके अंदर एसटी एससी ओबीसी के अंदर जो आरक्षित है, क्रीमी लेयर को आरक्षण नहीं प्रोवाइड होगा। अब क्रीमी लेयर का जब बात आया तो सवाल खड़ा हो गया कि क्रीमी लेयर किसको माना जाए, मतलब किस व्यक्ति को ये माना जाए कि वो क्रीमी लेयर के अंदर में आता है। तो इसके लिए कुछ डेफिनेशन यहाँ पर बताया जा रहा है कि आरक्षित लोगों में क्रीमी लेयर लोग कौन होंगे, जिनको आरक्षण में कोई भागीदारी नहीं होगी, वो पहले से डेवलप्ड है, खुद लायक हैं, काबिल हैं, तो वो क्रीमी लेयर में आएंगे। तो कौन कौन आएंगे? तो देखिए, वो लोग हैं जैसे कि कोई राष्ट्रपति के पद पर है, उपराष्ट्रपति के पद पर है, उच्चतम न्यायालय में जज है, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि सिविल सर्वेंट है, आईएएस है, आईपीएस है, राज्य लोक सेवा आयोग के पद पर काम करने वाले हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, या नियंत्रण महापरीक्षक यानी कि कंट्रोलर ऑडिटर जनरल के पद पर है। तो ये एक कैटेगरी हो गया क्रीमी लेयर का। दूसरा कैटेगरी हो गया कि जैसे ग्रुप ए और ग्रुप बी, ठीक है, क्लास सेकंड के अधिकारी हो गया, राज्य के केंद्रीय और राज्य में सेवाएं देने वाले अधिकारी हो गया, या फिर बैंकों में काम करने वाला, बीमा कंपनियों को चलाने वाला, काम करने वाला, विश्वविद्यालय में पदस्थ अधिकारी हो गया, या फिर निजी कंपनियों को चालू या फिर उसको लागू करने वाला। तो ये दूसरा कैटेगरी हो गया। तीसरा जो सेना में कर्नल के पोस्ट पर है या उससे भी ऊपर पोस्ट है, नौसेना के ऊपर एक अधिकारी के रूप में है, वायुसेना में अधिकारी के रूप में है, सैनिक बलों में रैंक में ऊपर है। तो ये भी एक बात हो गया। डॉक्टर हो गया, क्रीमी लेयर में है, चाहे वो इंजीनियर है या कलाकार है या लेखक है या सलाहकार है। तो पेशेवर अगर है ये सारी चीज़ें, तो ये क्रीमी लेयर के अंदर में आ जाता है। अगर व्यापारी है, वाणिज्य गतिविधियों में रहता है, तो वो भी वह क्रीमी लेयर में माना जाएगा। शहरी क्षेत्रों के पास भवन है या फिर निश्चित समय से कृषि भूमि या रिक्त भूमि उसके पास पड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है, तो माना जाएगा। सालाना वेतन अगर 4.5 लाख रुपया है, सालाना कमाई 4.5 लाख से अधिक है, और उसके पास 1993 में जैसे कि इसको क्रीमी लेयर के अंदर में जो है रखा गया है। ठीक है। तो 2004 में इसको बढ़ा करके 2.5 लाख और फिर 2008 में 4.5 लाख। पहले तो 1 ही लाख था क्रीमी लेयर के परिप्रेक्ष्य में 1993 में, कि अगर किसी के पास 1 लाख रुपया सालाना इनकम है तो क्रीमी लेयर में रखा गया था 1993 में। 2004 में इसको कर दिए थे 2.5 लाख, और 2008 में इसको कर दिए थे 4.5 लाख, और अभी जो है 2013 में इसको किया गया है 6 लाख। अगर 6 लाख रुपये कोई व्यक्ति सालाना कमाता है, वो भी क्रीमी लेयर के अंदर में आता है। तो इसको फिर से आप देख लीजिए कौन कौन व्यक्ति क्रीमी लेयर के अंदर में आता है। क्रीमी लेयर के में व्यक्ति आने वाला राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश है, संघ लोक सेवा आयोग के, मतलब उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, कम नीचे भी जितने न्यायाधीश है वो भी सब इसमें शामिल है। संघ लोक सेवा आयोग में काम करने वाला, राज्य लोक सेवा आयोग में काम करने वाला, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, वर्ग एवं वरिष्ठ अधिकारी हो गया, सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में, बीमा कंपनियों में, विश्वविद्यालयों में और ये सब कंपनियों में कार्यरत लोग, सेना में कर्नल के रूप में ऊपर रैंक में काम करने वाला, नौसेना में, वायुसेना में, अर्धसैनिक बल सेना में, या फिर कोई डॉक्टर है, अधिवक्ता है, इंजीनियर है, कलाकार है, लेखक है, सलाहकार है, या फिर वाणिज्य और व्यापार की गतिविधियों में है, खुद का रोजगार है, या फिर उसके पास भवन है, शहरों में बड़ी बड़ी भूमि ज़मीन है, खाली ज़मीन है जिस पर खेती बाड़ी नहीं होती है। तो 4.5 लाख रुपया पहले रखा गया था, और अभी संशोधन करके 2013 में 6 लाख रुपया कर दिया गया है। सालाना अगर कमाता है तो क्रीमी लेयर के अंदर में आएगा। अब है लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता। ठीक है। अब सरकार जो भी चीज़ नागरिकों के लिए
जो भी प्रावधान करेगी, तो उसमें सारे के सारे लोग के साथ जो है, ना धर्म के नाम पर, ना जाति के नाम पर, ना लिंग के नाम पर, ना स्थान के नाम पर, ना निवास के नाम पर, किसी भी नाम पर रोजगार में, कार्यालय में उनको जो है रोजगार प्राप्त करने से कोई रोक नहीं सकता। आर्टिकल नंबर 16 में ये प्रावधान दिया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो संसद में विशेष रोजगार के लिए निवास की शर्त आरोपित कर सकती है। मतलब विशेष निवास की शर्त अगर है तो उसको आरोपित कर सकते हैं, जैसे कि सार्वजनिक रोजगार जिसमें निवास की ज़रूरत हो। अधिनियम 1957 कुछ वर्ष बाद 1974 में समाप्त हो गया। तो इस समय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अतिरिक्त किसी अन्य राज्य में यह व्यवस्था नहीं है। मतलब निवास की व्यवस्था की बात है जिसको ख़त्म कर दिया गया है। अभी केवल तेलंगाना में है और आंध्र प्रदेश में है। जिस राज्य नियुक्त के आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है, तो इसके विषय में बातें हम कर चुके हैं। तो अब इसके लिए मंडल आयोग, मतलब जो पिछड़े जात के लोग हैं, इसके बारे में हमारे समाज में देश चूँकि हमारा बहुत बड़ा है, तो कौन लोग हैं जो बहुत ज़्यादा मुसीबत में है या फिर आरक्षण की जिनको ज़रूरत है, ऊपर उठाने की जिनको ज़रूरत है। तो जब 1979 में मोरारजी देसाई का सरकार जब आया था, तो इन्होंने ही पिछड़े लोगों की देखने के लिए कि देश में कितने लोग हैं, कितने जातियां हैं जो बहुत ही पिछड़े वर्ग में आते हैं, तो उनको जांचने के लिए, उनको लाने के लिए, मुख्य धारा में लाने के लिए इन्होंने पिछड़ा वर्ग आयोग एक गठन किया गया था। इनके कमेटी का गठन किया गया था, पिछड़ा वर्ग आयोग। और इनके जो अध्यक्ष थे, इनका था मंडल नाम के कोई व्यक्ति थे। इनकी अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग आयोग गठन किया गया था, जिनको ये रिपोर्ट पेश करना था कि भारत में कितने जाति के लोग हैं जो पिछड़े वर्ग में शामिल किए जाते हैं। तो अनुच्छेद 340 के तहत संविधान में पिछड़े वर्गों के लोगों को शैक्षणिक सामाजिक स्थिति की जांच करने के लिए, उनकी उन्नति के विषय में सोचने के लिए ये आयोग ने गठन किया। रिपोर्ट गठन तो किया 1979 में, और एक साल में इन्होंने अपना रिपोर्ट दे दिया 1980 में। इसने बताया 3,743 जातियों की पहचान की जो हमारे देश में है और पिछड़े वर्ग में गिने जाते हैं। तो इनकी जनसंख्या अगर पूछी गई तो तकरीबन इनकी जनसंख्या 52% निकली हमारे देश की। 3,743 जातियाँ और इनकी जनसंख्या तकरीबन 52%, जिसमें अनुसूचित जाति और जनजाति शामिल नहीं थी। ठीक है, तो आयोग ने पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण की मांग की, और इस तरह संपूर्ण आरक्षण अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों का जो है 50% हो गया। यानी कि ओबीसी को नहीं, 52% इन लोगों ने बताया मंडल कमेटी ने कि 3743 जातियाँ देश में है जिसकी आबादी 52% होती है। और इन्होंने ये भी कहा कि इनको जो है 27% जो है ये लोग सरकारी नौकरियों में इनके लिए सिफारिश किया कि इनको आरक्षण दी जानी चाहिए 27% का। तो अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों का 50% हो गया। यानी कि ST SC को मिलाकर 27 और 27% करके 50% का हो गया। फिर 10 वर्ष के पश्चात 1990 में 27% का अनुसूचित जाति को दे दिया गया। यानी कि 1980 में जो सिफारिश किया गया था मंडल कमेटी ने, तो मंडल कमेटी की सिफारिश 27% ST को आरक्षण देने का था। और फिर जब 1990 में VP सिंह की सरकार जब आई, तो इन्होंने पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए 27% का आरक्षण कर दिया। ठीक है, तो 27 और 27 यानी कि ST को पहले दिया 27% मंडल कमेटी के आयोग की सिफारिश के बाद 1980 में, और फिर 1990 में 27% का आरक्षण SC को मिल गया 1990 में VP सिंह की सरकार आने के बाद। तो दोबारा फिर 1991 में नरसिम्हा सरकार ने 2 परिवर्तन प्रस्तुत किए। ठीक है, VP सिंह सरकार के बाद चूँकि यहाँ पर राजनीतिक उथल पुथल बहुत ज़्यादा हो रहा था और जो आरक्षण को लेकर जो है सरकारें गिर रही थी, एक अजीबोगरीब माहौल देश में बना हुआ था उस वक्त में। जो मोरारजी देसाई ने जो काम किया उसी काम को आगे बढ़ाते हुए PV नरसिम्हा राव ने भी वही काम किया, VP सिंह ने भी वही काम किया। और फिर 1991 में नरसिम्हा राव सरकार ने 2 परिवर्तन किए। ये किया कि 27% पिछड़े वर्ग के गरीब लोगों को प्रमुखता जैसे आर्थिक आधार पर आरक्षण किया, और 10% का अतिरिक्त आरक्षण गरीबों के लिए। मतलब इसी में पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए
आरक्षण था उसमें 10% कर दिया आरक्षण गरीबों के लिए, ठीक है। आर्थिक रूप से मतलब 27 में से ही 10% आरक्षण आर्थिक रूप से जो पिछड़े लोग थे उनके लिए यह आरक्षण कर दिया गया, यानी कि जो आर्थिक तौर पर जो ज़रूरतमंद कमज़ोर व्यक्ति उसके लिए। फिर एक प्रसिद्ध मंडल केस इसमें आ गया 1992 में, अनुच्छेद 16 के भाग 4 के विस्तार एवं व्यवस्था के पिछड़े वर्गों के पक्ष में रोजगार आरक्षण की, यानी कि आर्थिक तौर पर क्या किसी पिछड़े वर्ग को आरक्षण देना कैसा सही है। तो उच्चतम न्यायालय में इसको चैलेंज किया गया, यानी कि मंडल प्रसिद्ध मंडल ये केस था, मंडल केस, ठीक है। इसको चैलेंज किया गया इस नरसिम्हा राव के जो 10% इन्होंने जो आर्थिक तौर पर पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिया, यानी कि जो व्यक्ति गरीब है, यानी कि कोई जात पात ST SC OBC से कोई मतलब नहीं है, केवल आर्थिक रूप से अगर वो कमज़ोर है तो उसको 10% का आरक्षण सुनिश्चित किया। तो इसको मंडल ने जो है सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज किया और न्यायालय ने जातियों के खास वर्ग के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था को अस्वीकार कर दिया। तो मंडल केस जीत गया। ये हुआ कि 10% जो नरसिम्हा राव की सरकार ने 1991 में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए जो आरक्षण दिया था, इस आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया। अब फिर भी अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कुछ शर्तों के साथ 27% आरक्षण को संवैधानिक वैधता बनाए रखा और जो 27% जो आरक्षण था पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए, उसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने उसकी जो है वैधता यानी कि उसको स्वीकार करके आगे बढ़ाया कि ये स्वीकार है, लेकिन आर्थिक तौर पर बिना कि ये सब चीज़ों को सामने रखते हुए उसको आर्थिक तौर पर ये नहीं दे सकते हैं। तो अन्य पिछड़े वर्गों के क्रीमी लेयर से संबंधित लोगों के आरक्षण की सुविधा से बाहर रखा जाना चाहिए। और ये भी इन्होंने बात कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि हाँ 27% आरक्षण तो ST को दिया जाता है और SC को भी, लेकिन इसके लिए पहले जो क्रीमी लेयर के लोग हैं उनको आरक्षण से बाहर रखा जाना चाहिए। और क्रीमी लेयर कौन लोग हैं ये मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। तो एक बात हुई। और दूसरी बात इन्होंने कहा कि पद के उन्नति में आरक्षण नहीं लागू होगा, ठीक है। पद की उन्नति में आरक्षण नहीं लागू होगा। पदोन्नति के लिए कोई खास आरक्षण केवल 5 वर्षों तक लागू रह सकता है, ठीक है, 1997 तक, जो कि ख़त्म हो चुका पहले ही। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि पदों की उन्नति में आरक्षण लागू नहीं होगा, मतलब जॉब में तो आरक्षण है लेकिन जॉब के प्रमोशन में आरक्षण नहीं होगा। और ये बात कहा कि कोटा जो है आरक्षण का 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी डिसीजन दिया कि आरक्षण का कोटा 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो कैरी फॉरवर्ड नियम यानी कि बैकलॉग का वैध रहेगा और 50% का सिद्धांत का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है। तो पिछले वर्ग की सूची में जैसे अति जोड़ या न्यून जोड़ के परीक्षण के लिए अस्थायी गैर विधायी इकाई, मतलब ये सरकार ने 50% का जो है एक बैरियर लगा दिया। तो अब फिर क्या हुआ? अब हुआ ये कि पिछड़े वर्ग में क्रीमी लेयर की पहचान के लिए रामनंदन कमेटी का गठन हुआ। क्रीमी लेयर को पहचानने के लिए, क्रीमी लेयर कौन कौन है ये भी हम पढ़े हैं। तो क्रीमी लेयर को पहचानने के लिए कमेटी गठन हुआ। 1993 में इन्होंने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिया। तो 1993 में पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया। यह नौकरी आरक्षण के उद्देश्य के सूची में नाम जोड़ने और निकालने पर विचार करता था। यानी कि 1993 में अब इसके लिए जो है एक अधिनियम पास करके राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया और इसका यही काम था कि नौकरी का आरक्षण के उद्देश्य से सूची में नाम जोड़ने और निकालने पर विचार करना कि क्रीमी लेयर व्यक्ति को वो चीज़ें नहीं मिलनी चाहिए जो बैकग्राउंड जिसकी स्थिति खराब है उन्हीं लोगों को प्राप्त होनी चाहिए। तो पदोन्नति में आरक्षण के समाप्त करने के मामले 17वें संशोधन अधिनियम 1995 में पास कराया गया और अनुच्छेद 16 में नई व्यवस्था जुड़ी गई और इसके तहत राज्यों को शक्ति प्रदान की गई कि राज्य सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व न होने की स्थिति में राज्य के अंतर्गत सेवाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को पदोन्नति में आरक्षण दिया जा सकता है। अब राज्य को ये अनुमति दे दी गई कि देखिए जॉब के प्रमोशन में तो नहीं दिया जाएगा आरक्षण, लेकिन अगर किसी राज्य में अगर आबादी ज़्यादा है इन्हीं लोगों की और वो पीछे हैं, वो बिल्कुल पीछे हैं, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो उनको जॉब में ये दिया जा सकता है, प्रोन्नति दिया जा सकता है। 2001 का 85वां संशोधन अधिनियम अनुसूचित के माध्यम से जाति और अनुसूचित जनजाति सरकार हेतु आरक्षण नियम के तहत प्रोन्नति के मामले में परिणामिक वरिष्ठता की व्यवस्था करता है और इसे 1995 में प्रभावित किया गया। बैकलॉग रिक्तियाँ के संबंध में निर्णय को 8वें संविधान अधिनियम 2000 के तहत रद्द किया। तो ये बात हम कर चुके हैं, ठीक है। तो कहीं पर अभी जो 50% का जो बैकलॉग है कि ये अभी भी मान्य है कि आरक्षण के जो मामले हैं 50% से ज़्यादा अभी जो है नहीं बढ़ सकती है और आर्थिक तौर पर जो PV नरसिम्हा राव ने जो आरक्षण दिया था उसको सुप्रीम कोर्ट ने नलीफाई कर दिया।
नेक्स्ट है अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, ये अधिकार हमारा है आर्टिकल नंबर 17। आर्टिकल नंबर 17 के अंतर्गत कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के साथ, ठीक है, किसी भी प्रकार का भेदभाव, अस्पृश्यता का व्यवहार नहीं कर सकता, और अगर ये करता है तो विधि के अनुसार, कानून के अनुसार ये दंडनीय अपराध होगा। उस व्यक्ति को दंडित किया जाएगा अगर कोई व्यक्ति अगर अस्पृश्यता को प्रमोट करता है या उसको किसी के साथ भेदभाव करता है तो इसके लिए 1976 में एक अधिनियम पास किया गया था। 1955 में इसमें संशोधन किया गया था। 1955 में इसमें संशोधन किया गया। 1976 में इसको नया नाम नागरिक अधिकारों की रक्षा अधिनियम 1955 दिया गया, और इसमें विस्तार कर दंडिक उपबंध और सख्त बनाए गए। और अधिनियम में अस्पृश्यता के प्रत्येक प्रकार को समाप्त करते हुए अनुच्छेद 17 में व्यवस्थित सुनिश्चित की गई कि अस्पृश्यता शब्द को ना तो संविधान में और ना ही अधिनियम में परिभाषित किया गया है। और हालांकि मैसूर के उच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 17 के मामले में व्यवस्था दी कि शाब्दिक और व्याकरणीय समझ से परे इसका प्रयोग ऐतिहासिक है। इसका संदर्भ है कि कुछ वर्गों के कुछ लोगों के उनके जन्म, कुछ जातियों के आधार पर सामाजिक निर्गुणता अथा ये बहुत मतलब कठिन शब्दों में यहाँ पर बताया जा रहा है, लेकिन मैं कठिन शब्दों में नहीं बताऊँगा। बस इतना समझिए कि अस्पृश्यता किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव किसी भी प्रकार का करना या उसको प्रमोट करना या फिर उसको समाज का एक जो है ये चीज़ें अगर करते हैं तो ये आपके ऊपर दंडनीय अपराध होगा। 1955 अधिनियम पास किया गया। इसमें 1976 में ये बातें की गई। 1955 में इसमें संशोधन किया गया 1955 में ही कि नागरिक अधिकार सुरक्षा अधिनियम 1955, और इसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति के साथ इस तरह की चीज़ें करता है तो उसके ऊपर दंडनीय अपराध माना जाएगा। और इसकी अस्पृश्यता को परिभाषित किया गया है कि ऐतिहासिक तौर पर किसी व्यक्ति को अस्पृश्यता के परिप्रेक्ष्य में उसको या फिर उनके साथ उनको नीच माना गया या फिर उनके साथ उनको है की भावना से देखा गया तो ये अस्पृश्य की बात है। लेकिन इसको अब ख़त्म कर दिया गया और 6 माह का कारावास और 500 रुपया का दंड शामिल है। 1955 नागरिक सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति के साथ कोई व्यक्ति अगर इस तरह की ऊंच नीच वाली हरकतें अगर करता है तो 6 माह का कारावास और 500 रुपया उनको जुर्माना भरना पड़ेगा। ठीक है, और इसके ऊपर राज्य विधानमंडल और संसद और भी कानून जो है इसको कानूनी तौर पर जो है इसको दंडनीय अपराध मानता है और इसको जरा सा भी जो है इसको प्रमोट नहीं किया जा सकता। किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक पूजा स्थल में ऐसा नहीं रोक सकते पूजा करने से। परंपरागत धार्मिक दार्शनिक किसी भी स्थान पर इसको न्यायोचित नहीं ठहरा सकते कि इस जगह पर इस व्यक्ति को नहीं जाने दिया जा सकता है, तो ये भी नहीं माना जाएगा। किसी दुकान, होटल, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान में प्रवेश से नहीं इनकार कर सकता। और आधारभूत अनुसूचित जाति के किसी व्यक्ति को बेइज्जती करना भी ये उसी में माना जाएगा। अस्पतालों में, शैक्षणिक संस्थानों में, हॉस्पिटलों में सार्वजनिक हित के लिए प्रवेश से रोकना ये भी अमान्य माना जाएगा। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अस्पृश्यता को मानना, किसी व्यक्ति को बिक्री या सामान के लिए देने से रोकना अनुच्छेद 17 के तहत कानूनी तौर पर दंडनीय अपराध के रूप में लिया जाएगा। और नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1955 के तहत उनके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। 6 महीना जेल हो सकता है और 500 रुपया का उनको जुर्माना लग सकता है या दोनों हो सकता है। 5वां यह हुआ कि उपाधियों का अंत हो गया। आर्टिकल नंबर 18 कि पहले लोग के पास विक्रमादित्य, राजाधिराज, महाराजा ये सब टाइटल हुआ करता था, तो 18 में ये चीज़ें ख़त्म कर दी गई। अनुच्छेद 18 कि किसी भी व्यक्ति के पास अब कोई उपाधि नहीं है। अब यह निषेध है, कोई व्यक्ति कोई खास नहीं है, सभी व्यक्ति के पास जो है एक समान नागरिक अधिकार है, तो निषेध करता है। कोई विदेशी राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि जिसे नहीं ले सकते। राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति विदेशी राज्य से उसके अधीन किसी भी रूप से, मतलब थोड़ा डिफाइन किया जा रहा है, लेकिन आप इस बात समझ लो कि उपाधि में वो सारी चीज़ें आ जाती है जिससे कि व्यक्ति के नाम के ऊपर टाइटल लगाया जाता है। लेकिन वो चीज़ें उपाधि में नहीं मानी जाएगी। उच्चतम न्यायालय ने भी ये कहा कि वो चीज़ें उपाधि में नहीं मानी जाएगी जो चीज़ें आपने कमाया है। सपोज डैट मैंने 5 साल पढ़ाई की है मेडिकल कॉलेज में और मुझे मेरे नाम के आगे डॉक्टर की उपाधि मिलती है, तो ये क्या हो गया, ये मेरा टाइटल कोई समानता के अधिकार का विरुद्ध नहीं होगा, ये हो गया एक मेरी मेहनत। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें, जैसे किसी को पद्म भूषण दिया जाता है, किसी को कोई अवार्ड दिया जाता है, तो वो उपाधि नहीं मानी जाएगी। तो उच्चतम न्यायालय ने ये बात कहा है
इसके में ये चीज़ें नहीं आती है कि कोई व्यक्ति अगर कोई चीज़ को राष्ट्रीय पुरस्कारों को या फिर उसके मेहनत के दम पर अगर उसने कोई चीज़ प्राप्त की है तो वो उपाधियों का रूप नहीं दिया जाएगा, केवल उस व्यक्ति के कार्य कुशलता और उसकी क्षमता के ऊपर उस चीज़ को उनकी उपलब्धि के रूप में माना जाएगा। ठीक है। अब स्वतंत्रता के अधिकार में आर्टिकल नंबर 19 सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें व्यक्ति को बोलने की पूरी आज़ादी है, शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की आज़ादी है और प्रोटेस्ट करने की आज़ादी है, सहकारी समितियां बनाने की आज़ादी है और राज्य क्षेत्र में आवाज़ संचरण कम्युनिकेशन करने की आज़ादी है, किसी भी सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने की आज़ादी है, बस पर जाने घूमने और फिर राज्य क्षेत्र में किसी भी हिस्से में अपना घर निर्माण करने की आज़ादी है। तो कोई भी वृत्त व्यापार कारोबार करने की आज़ादी है। तो अनुच्छेद 19 में ये 7 अधिकार है जो व्यक्ति को संपत्ति को खरीदने में भी और अधिग्रहण बेच देने के लिए 1978 में 44वें संशोधन अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया था, लेकिन विधि के अनुरूप इसको सामने लाया जा सकता है। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के रूप में कई सारी चीज़ें शामिल होती है आर्टिकल नंबर 19 में जो आता है। तो उच्चतम न्यायालय ने इसको डिफ़ाइन किया है कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में क्या क्या चीज़ आती है। कोई भी व्यक्ति जिसे विचारों को अपना प्रसारित करना चाहता है लिखकर, बोलकर या सभा का गठन करके, तो वो वाक की स्वतंत्रता है। प्रेस को पूरी आज़ादी है कि वो अपने चीज़ों को सवाल करना या फिर उस पर रिसर्च करना, उसको प्रोपगेट करना, सामने वाले को जो है प्रेस की स्वतंत्रता में इसके अंदर आता है। व्यावसायिक विज्ञापन की स्वतंत्रता में वो व्यक्ति जो कोई विज्ञापन करता है वो उनकी स्वतंत्रता है। फ़ोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार, किसी व्यक्ति के फ़ोन को कॉलिंग को किसी और व्यक्ति को टैप कर करके नहीं सुन सकता, ये अधिकार नहीं है। प्रसारित करने का अधिकार है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर एक अधिकार नहीं है किसी व्यक्ति का। कोई भी व्यक्ति चाहे तो अपने वाक्य अपने विचार को प्रसारित कर सकता है। किसी राजनीतिक दल या संगठन बनाने का पूरा अधिकार है और आयोजित बंद के लिए खिलाफ अधिकार है। सरकारी गतिविधियों में जानकारी लेने का अधिकार है जिसको कहा जाता है आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन। शांति का अधिकार है, शांति से रहने का, और अखबार के पूर्व प्रतिबंध के विरुद्ध अधिकार है और प्रदर्शन करने का अधिकार है लेकिन हड़ताल करने का अधिकार नहीं है। और राज्य के वाक ये सारी चीज़ें जो है स्वतंत्रता तो है, लेकिन ये बस सुनिश्चित कर ले कि ये सारी की सारी स्वतंत्रता के साथ साथ देश की अखंडता के ऊपर आँच ना आए, संप्रभुता के ऊपर आँच ना आए, राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित हो, विदेशी राज्यों के साथ मित्रवत संबंध रहे, सार्वजनिक आदेश, नैतिकता का स्थापना, न्यायालय की अवमानना, किसी के अपराध में संलिप्तता आदि, ये सब चीज़ें फिर नहीं होनी चाहिए। शांतिपूर्वक सम्मेलन करने का अधिकार है और किसी भी नागरिक को बिना हथियार के शांतिपूर्वक सम्मेलन करने का अधिकार है। सार्वजनिक तौर पर अधिकार है लेकिन हड़ताल करने का अधिकार नहीं है, बंदी का आह्वान करने का अधिकार नहीं है। ये बात है। अगर ये चीज़ें होती है जैसे कि आपराधिक व्यवस्था की धारा 144 के तहत एक न्यायाधीश किसी संगठित बैठक को किसी व्यवधान के खतरे के तहत रोक सकता है। अगर सपोज डेट कोई व्यक्ति जो है क्या कर रहा है, प्रोटेस्ट कर रहा है, उस प्रोटेस्ट में हज़ारों की संख्या में लोग हैं, अब उस लोगों में कोई हथियार लेकर के कोई आपत्तिजनक चीज़ें लेकर के बैठा हुआ है जिससे कि दंगा भड़क सकता है या फिर दंगा भड़क गया, तो आर्टिकल यानी आईपीसी की धारा 144 के तहत और संशोधन 1973 के तहत न्यायाधीश ने इसको पूरी तरीके से ऐसे खतरे की जो संभावना है दंगा भड़कने की, तो इसको 144 की धारा के तहत वहाँ पर लोगों को रोका जा सकता है बैठने से और फिर वहाँ पर प्रोटेस्ट करने से रोका जा सकता है। ठीक है। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 141 के तहत 5 या उससे अधिक लोगों को संगठन गैर कानूनी हो सकता है। अगर वहाँ पर बैठे हुए लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं बहुत भारी संख्या में और लगता है खतरा कि यहाँ पर दंगा हो सकता है, तो 1973 धारा 143 के तहत ये 144 के तहत ये बैठना गलत होगा। और फिर उनके ऊपर ये चीज़ें होगी कि अगर वो 4-5 व्यक्ति हैं तो उनको रोका नहीं जाएगा 141 के तहत। तो संगठन अगर कोई है, अगर वहाँ पर कोई प्रोटेस्ट है तो उन लोगों को 4-5 लोगों को वहाँ पर करने की अनुमति होगी पहली। लेकिन इस पर भी कुछ चीज़ें होगी ये कि किसी भी कानूनी प्रक्रिया का अवरोध ना हो और लोगों की संपत्ति पर बलपूर्वक कब्जा हो, तो किसी आपराधिक कार्य की चर्चा हो, किसी व्यक्ति पर गैरकानूनी काम के लिए दबाव हो और सरकार या उसके कर्मचारियों को उनकी विधायी शक्तियों के प्रमुख हेतु धमकाना, तो 4-5 लोग इसके खिलाफ आ सकते हैं। ठीक है, ये बात है। नेक्स्ट है यहाँ पर कि संगम या संघ बनाने का अधिकार। तो हर एक व्यक्ति के पास ये अधिकार है, कोई भी संगम या संघ बना सकता है, राजनीतिक दल बना सकता है, कंपनी खोल सकता है, साझा फर्म बना सकता है, समितियाँ बना सकता है, क्लब बना सकता है, व्यापार संगठन बना सकता है। ये सब आर्टिकल नंबर 19 के अंदर सारी चीज़ें आती है। ठीक है। तो राज्य द्वारा युक्तियुक्त प्रतिबंध हाँ, अब इसके ऊपर कुछ
देश की व्यवस्था को लेकर अगर वो चीज़ें चैलेंज बनेगी, कुछ चीज़ें जो है रुकावटें पैदा करेगी, तो उसके ऊपर राज्य कुछ कानून बना सकता है, उसको ऊपर कुछ पाबंदियाँ लगा सकता है, या सुप्रीम कोर्ट उसके साथ मोल भाव करके कुछ चीज़ों को जो है अपने अंदर में अपने अनुसार जो है फैसला दे सकती है। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 19 बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो इसको देखिएगा।